तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राज्यसभा के लिए कांग्रेस का बड़ा चेहरा कपिल सिब्बल और जयंत चौधरी आरएलडी और सपा गठबंधन का एक बड़ा चेहरा पहुंचने वाले हैं सपा के समर्थन में। लेकिन देखिए, हमारे बीच में भी आसिफ जी थे, कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे और वो अपनी बात को पूरा ना कर पाने के चलते डिबेट ही छोड़कर भाग गए। जिस तरीके से एक करके कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं, उस पर कांग्रेस कितनी चिंतित है इसका जवाब देने के लिए कोई यहां पर बैठ ही नहीं पाता। अभी फिलहाल मैं रोहित जी आपके पास आऊं, लेकिन अभी फखरुल जी कुछ बात पर अपना कमेंट करना चाह रहे थे, जो हरीश जी ने कई सारी बातें यहां पर रखी। पहले उनका रिएक्शन, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि हरीश जी ने तो समाजवादी पार्टी पे बहुत से सवाल गठबंधन के साथ, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अभी आपकी राज्यसभा की लिस्ट कहाँ पे अटकी हुई, किस गठबंधन के साथी के पास अटकी हुई है, किस गठबंधन के साथी को आज राज्यसभा भेजने का काम कर रहे हैं? कम से कम जो है देश को, उत्तर प्रदेश की जनता को और अपने गठबंधन के साथियों को ये भी बताते चले। जब आप सवाल पूछते हैं कि कौन नाराज है, ये नाराज है, वो नाराज है, तो आप तो वरुण गांधी नजर ही नहीं आते। अभी 4 दिन पहले भी राशन पे उनका बयान था, उस पर आप लोग कुछ बोलते ही नहीं। दूसरे लोग भारतीय जनता पार्टी में क्या कर रहे हैं, दूसरे दलों में दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, इस पे तो आपकी नजर रहती है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार भी क्या कर रहे हैं, उस पर आप कुछ नहीं बोलते। क्यों आप जाति जनगणना पे कुछ नहीं बोलते? लेकिन दूसरे दलों में क्या हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। और ये ताक झाक को छोड़ के अपना घर सही करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 35% वोट शेयर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिला था और 2% और 2.5% और मिला होता तो आज उत्तर प्रदेश में सरकार किसी और की बनी होती। इसलिए इस घमंड में मत रहिएगा कि 2024 में क्या होने वाला है। समाजवादी पार्टी अपनी एक बिसात पे एक वोट बिछा के 2024 की तो लड़ाई है, उसको जीतने का काम। ठीक है हरीश जी, आप इसका जवाब दीजिए। उससे पहले मैं रोहित जी के पास अभी चलती हूँ। रोहित जी, इस बार ठीक है हरीश जी, मैं आती हूँ आपके पास। देखिए, जनता जनार्दन किसी के, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए हरीश जी, फिर मैं रोहित जी के पास आती हूँ। मैं अपनी जवाब दे दूं? ठीक है हरीश जी, बोलिए। हाँ, मैंने कहा कि जनता जनार्दन किसी के दम्भ और घमंड को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। आज जो फखरुल साहब बहुत उसके साथ बोल रहे हैं कि 2024 में हम दिखा देंगे, ऐसे ही भाषा 2022 के पहले भी आप लोग बोलते थे और जनता ने भरपूर आपको जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी गांधी जी भी कुछ ऐसे ही बोल रहे हैं, उनकी बात का जवाब जनता जनार्दन को समर्पित है। जनता जनार्दन के लोक कल्याण को लेकर के समर्पित है और जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित करती है। भारतीय जनता पार्टी जात पात और ये संप्रदाय की राजनीति नहीं करती। तुष्टीकरण की राजनीति अब इस देश, तुष्टीकरण की राजनीति की पोषक नहीं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ काम कर, सबके लिए कार्य करती है। और मैंने जो टिप्पणी की ओम प्रकाश राजभर जी का सार्वजनिक बयान आया था, शिवपाल जी का बयान सार्वजनिक आया था। जिन लोगों ने सार्वजनिक वक्तव्य दिया, उस सार्वजनिक वक्तव्य के आधार पर मैंने टिप्पणी की। फखरुल साहब, गांधी जी का भी बयान सार्वजनिक है, उस पे भी कुछ बोल दीजिए। ठीक है, वो पहले देखिए वो उसके लिए हमारा नेतृत्व है। उस वरुण गांधी जी के बयान या किसी, और जहां तक नीतीश जी की बात है, नीतीश जी का पहले से स्टैंड है जातीय जनगणना को लेकर के, और हमारे नेतृत्व का उस पर स्टैंड भी आया था कि सबसे विचार विमर्श, वो विषय ऐसा है कि सबसे विचार विमर्श करेंगे। तो ये इस पे नीतीश जी क्या कर रहे हैं, ये सारे विषय पहले से पब्लिक डोमेन में है और उस पे हमारे नेतृत्व का स्टैंड भी पब्लिक डोमेन में है। राज्यसभा, मेरा सवाल है, बहुत सीधा सा सवाल, ठीक है, आप कौन अपने सहयोगियों को राज्यसभा भेजें? हरीश जी, ये हमारा नेतृत्व बताएगा। राज्यसभा की हरीश जी, सवाल है फखरुल जी का, क्या आपकी सूची कहाँ अटकी हुई है राज्यसभा की? हमारी सूची जब आ जाएगी तो आप सबके सामने होगी। हमारे यहाँ अभी मैं रोहित जी के पास नेतृत्व केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड इस पे निर्णय करता है। रोहित जी, देखिए यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर ने जैसे ही वो निर्णय होगा, समाजवादी पार्टी सूची आपके सामने आ जाएगी। भी यहाँ पर हंगामा हुआ था सबसे पहले दिन, उसको लेकर सवाल खड़े कर दिए थे। और एक तरफ शिवपाल यादव जो है वो खफा ही चल रहे हैं, आजम खान भी कुछ बोल नहीं रहे। और ऐसे में सबको यही लग रहा था कि यहाँ पर जयंत चौधरी को और अपने गठबंधन को सिर्फ मजबूत दिखाने के लिए ये राज्यसभा भेजा गया है जयंत चौधरी को, वरना डिंपल जी जाती। क्या वाकई में ऐसा है
कि सिर्फ गठबंधन और भाईचारा गठबंधन धर्म निभाने के लिए ही भेजा गया है जयंत चौधरी को, या फिर कोई और भी आप लोगों की प्लानिंग है? नहीं शिवांगी जी, सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि वो शायद अमृत पी के आए हैं। मैं इनको बता दूं, मुगलों का शासन नहीं रहा, अंग्रेजों का शासन नहीं रहा और कांग्रेस का शासन भी नहीं रहा, तो आप अमृत पी के नहीं आए हैं मित्र, आप भी जाएंगे। तो इसलिए आप ये जो दम की जो भाषा इस्तेमाल करते हैं ना, ये इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, है ना। तो दम की भाषा से नहीं चलता है। और जनता ने आपको चुन के इसलिए नहीं भेजा है कि विपक्ष के अंदर अंतर्घात ढूंढते फिरिए। जनता ने आपको चुन के भेजा है अपने मुद्दों पे काम करने के लिए। जनता ने आपको चुन के भेजा है, अगर दोबारा आप पे विश्वास किया है तो इसलिए नहीं विश्वास किया है कि आपने जिस तरीके से कल जलेबी बजट पेश किया है उसको आप पेश करके जनता के साथ धोखा करिए, जनता को गुमराह करिए। जनता के मुद्दों पे आप काम करते रहिए, आप खाली विपक्ष को देखा करते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ने क्या बोला, शिवपाल जी ने क्या बोला, अरे भैया अपना देखो ना कि आप क्या क्या हो रहा है। आप क्या जो हो रहा है उसके लिए तो आपका नेतृत्व बताएगा और हमारे यहाँ जो हो रहा है उसके लिए हम बताएंगे। अरे भैया विपक्ष का काम है जनता की सेवा करना, जनता के मुद्दों को आप तक पहुंचाना। विपक्ष अपना काम मजबूती से कर रहा है। अब रही बात माननीय जयंत चौधरी जी के राज्यसभा जाने की, तो माननीय जयंत चौधरी जी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े लिखे हैं और माननीय जयंत चौधरी जी एक युवा हैं और युवा सोच रखते हैं, किसानों के प्रति दर्द रखते हैं, युवाओं के प्रति दर्द रखते हैं, महिलाओं के प्रति दर्द रखते हैं। आपकी तरह फर्जी डिग्री लेके नहीं घूमते हैं। उनकी बीए की डिग्री खोई नहीं है, चोरी नहीं हुई है उनकी डिग्री, और ना ही वो गलत हलफनामा भर के आते हैं कि जिस तरीके से कि आपकी अमेठी की सांसद ने भरा था कि पहले वो ग्रेजुएट थी, बाद में वो 12वीं हो गई, ठीक है ना, और ना वो 12वीं के बाद इंटर करने जाते हैं। तो इसलिए कृपया करके माननीय जयंत चौधरी जी पे सवाल उठाने से पहले अपने घर में झांक लीजिए। और माननीय जयंत चौधरी जी जितना पढ़ा लिखा और एक विजन रखने वाला नेता अगर आप क्या कोई हो तो मुझे नाम बता दीजिए उनका। तो इसलिए मान्यवर जरा सा ये समझ लीजिए कि खाली सत्ता इसलिए नहीं आई है कि सत्ता का भोग करिए आप और सत्ता की मलाई चाटिए। आप सिर्फ विपक्ष को देखते हैं और जनता को उसी विपक्ष में घुमा के रखना चाहते हैं कि विपक्ष के मुद्दों पे वो घूम ही रहे। आपको जनता ने भेजा है अपने दर्द को समझने के लिए, जो महंगाई से तड़प रही है जनता, उसको कम करने के लिए भेजा है। आपको जनता ने भेजा है गैस सिलेंडर के रेट कम करने के लिए। आपको जनता ने दोबारा भेजा है बिजली आए, पर यहाँ तो स्थिति है कि बिजली का बिल आता है बड़ा बड़ा और बिजली नहीं आती है। आपको जनता ने इसलिए भेजा है यहाँ पे कि जो आपने वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में उसको लागू करिए। आपने मैनिफेस्टो में कहा था विधवा पेंशन 1500 रुपए देंगे और कल आपने उस 1000 रुपए आपने सदन के अंदर पास कर दिया। तो ये जो आप झूठ बोलते हैं ये जनता समझ रही है, देख रही है। आपका छठा बजट था ये, छठा, और कंटिन्यूएशन में 6th बजट था, उसके बाद भी जनता के हाथ में कुछ नहीं लगा। तो ये जनता की सेवा करने का काम कब शुरू करोगे ये बताओ। ठीक है, रोहित जी के सवालों का जवाब हरीश जी। रोहित जी, आखिर इस तरह से फ्रस्ट्रेशन व्यक्त आप करेंगे तो वो जवाब नहीं होगा। आप अपने अगर डिबेट को रिकॉर्ड कर दिख रहे हो, मेरे को काहे की फ्रस्ट्रेशन है। मेरा नेता तो, बात समझिए भाई, मेरा तो नेता राज्यसभा जा रहा है, वहां किसानों की आवाज बुलंद करेगा, मैं क्यों फ्रस्ट्रेटेड होऊंगा भाई। फ्रस्ट्रेटेड तो आप दिख रहे हो हरीश जी कि जनता के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हो, जनता के मुद्दों पे बात नहीं कर पा रहे हो। भाई मैं क्यों फ्रस्ट्रेटेड होऊंगा, मेरा पढ़ा लिखा नेता है, मेरा युवा नेता है, हमारे पास नेतृत्व है, हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जो देश के बारे में सोचता है, किसानों के बारे में सोचता है, युवाओं के बारे में सोचता है, जनता के बारे में सोचता है और जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहता है। अरे 2022 से पहले जब हमारे पास एक भी विधायक नहीं था, एक भी सांसद नहीं था, तब तो हमने किसान आंदोलन के अंदर किसानों के साथ खड़े होकर आपको झुकाने का काम किया। आपको किसानों की बात को मानना पड़ा और आज आप कह रहे हो मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं। भाई धैर्यपूर्वक सुन तो लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए। आपकी टिप्पणी दहाड़ रहे हैं और कल माननीय जयंत चौधरी जी राज्यसभा में होंगे और किसानों के मुद्दे पर राज्यसभा में दहाड़ेंगे, तो मैं क्यों फ्रस्ट्रेटेड होऊंगा। भाई फ्रस्ट्रेटेड तो आप हो, क्योंकि आपको दिख रहा है आ गई है, कांग्रेस चली गई, अब भारतीय जनता पार्टी के जाने का समय आ चुका है। ठीक है रोहित जी। हरीश जी की बात आप सुन लीजिएगा, बोलिए हरीश जी। मैंने कहा कि जो डेस्परेशन है हमारे विपक्षी दल के मित्रों का, वो कहीं न कहीं जवाब नहीं है इनके पास। भाई 12वीं के बाद इंटर कराते हैं ये लोग, इनके पास जवाब नहीं है। बीए की डिग्री चोरी हो जाती है, रोहित जी एक मिनट सुन लीजिए, फर्जी डिग्री के हलफनामे भरते हैं ये लोग, इनके पास जवाब नहीं है मैडम। रोहित जी सुनिए तो
रोहित, अगर आप निकाल कर सर मैं तो बेताब हूँ गैस सिलेंडर का रेट कब कम करोगे? मैं तो बेताब हूँ, नींबू के रेट कब कम होंगे, महंगाई कब कम होगी, जो लोगों के घर में सरसों का तेल जा रहा है उसकी कीमत कब कम होगी, मैं तो बेताब हूँ सुनने के लिए। रोहित जी, अगर आप सुनाओगे तो मैं बिल्कुल सुनूंगा। हरीश जी, जनता के दर्द के ऊपर हंसने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, जनता का जो जख्म है ना, इस पे आपकी हंसी उस पे नमक लगाने का काम कर रही है। तो मैं तो बेताब हूँ जनता के मुद्दों पे आप कब बात करोगे? मेरे कान तरस रहे हैं कि जनता के मुद्दों पे आप कब बात करोगे? रुक तो जाइए, एक एक करके सबका जवाब लीजिए, फिर आपको जहां पर गलत लगी वो बोलना, उस पर तुरंत काउंटर कीजिएगा। बोलिए हरीश जी। रोहित जी, मैंने कहा कि अगर आप अपने डिबेट को केवल रिकॉल कर लें तो, और जो अब तक बोलते रहे आप, तो उसमें नज़र आ जाएगा कि दम्भ में और घमंड में कौन है, पहली बात। दूसरी बात, बेशक जयंत जी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के ग्रेजुएट हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, इस पे कोई मेरा सवाल नहीं। जनता को उसके प्रति समर्पित व्यक्ति चाहिए, उसके प्रति जवाबदेह व्यक्ति चाहिए। क्या जनता ने, मथुरा की सम्मानित जनता ने उनको इसीलिए नकार दिया कि वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से थे? उनके प्रति जवाबदेही वो सुनिश्चित नहीं कर रहे थे, उनके प्रति जिम्मेदार नहीं थे, प्रतिबद्धता नहीं थी। केवल ये कहने से काम नहीं चलता, हरीश जी, केवल ये कहने से काम नहीं चलता, ये कहने से काम नहीं चलता। जनता का विश्वास खत्म हो गया था उनके ऊपर से। सुनिए भाई, आपके सबसे बड़े नेता हैं, अब उनको भी नकारा था। जरा थोड़ा धैर्य से सुनिए दीजिए ना, नकारने की जो भाषणबाजी करते हैं, जरा दूसरे को आप 10 मिनट बोलते हैं, दूसरे 2 मिनट सुन लीजिए, वो भी नहीं, आप सुनने की, वो भी सुनने की क्षमता नहीं है, क्योंकि सच में सच का आईना, रोहित जी सच का आईना। अरे अटल जी, आपको बताना पड़ेगा, अटल जी पे जनता ने उनको क्यों नकारा था। देखिए, अरे रोहित जी, अटल जी जैसे व्यक्तित्व पे आप जो टिप्पणी कर रहे हैं वो सूर्य की तरफ थूक रहे हैं। जो भारतीय राजनीति का जो क्षितिज है उसमें अटल जी जैसे लोग ध्रुव तारे की तरफ चमक रहे हैं। और सुनिए, अरे सुन लीजिए ना, आप सुनना पसंद नहीं करते। दिक्कत यह है कि आप केवल बोलना पसंद करते हैं, सुनना पसंद नहीं करते। नहीं, आप सुनना नहीं पसंद करते, आप केवल बोलना चाहते हैं, तो सुन भी तो लीजिए, बोलते हैं तो नहीं, आप बोलते हैं तो सुन भी तो लीजिए ना। आप किसानों के कितने बड़े हितैषी हैं, पूछ रहा हूं, बिजली का बिल जो आप आरएलडी किसानों की कितनी बड़ी हितैषी है, ये अभी जनता ने जवाब दिया है आपको। अरे सच के आईने में जरा अपनी सूरत तो देखिए, ये जो बिजली नहीं आ रही, सच के आईने में आरएलडी अपनी सूरत तो देख ले। बिजली कब आएगी? मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, पर आप जवाब भी नहीं देना चाहते हो। आप तो जवाब देना चाहते हो। राजभर जी ने क्या कहा? हम तो गाँव को 24 घंटे बिजली देने जा रहे हैं, है ना, क्योंकि आप जवाब भी नहीं देना चाहते हो। हम तो गाँव को 24 घंटे बिजली देने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जिस दिन लिस्ट घोषित होगी भगदड़ मच जाएगी। रोहित जी को सच सुनना पसंद नहीं है, सौदा चल रहा है ये 7 बजे। रोहित जी आपको सच सुनना पसंद नहीं है, इसीलिए आप लगातार बोलते चले जा रहे हैं, क्योंकि सच का सामना करने की क्षमता नहीं है आपको। 2 मिनट सच का सामना करने की क्षमता होती, फिर आप उनसे सवाल कीजिएगा। 2 मिनट उनकी बातों को पूरा हो जाने दीजिए, फिर मैंने आपको कहा कि जहां अगर पर लग रहा है वो गलत है, आप आरएलडी में, हाँ, आरएलडी में अगर सच सुनने की क्षमता होती तो रोहित जी सच का आईना देखने की क्षमता होती तो रोहित जी लगातार न बोलते जाते। नहीं, अब वो ये चुप कम है, से आप कम अपनी जैसा बात को बोल रोकिए, रहे हैं फिर उस पर उसकी आवाज जवाब भी सुनते। मैंने कहा जयंत जी बेशक बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, बहुत वेल प्लेस्ड वेल रेड हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है, जनता के प्रति समर्पित होना पड़ता है, उनके सरोकारों के प्रति समर्पित होना पड़ता है। और केवल भाषा और वाणी से चीजें नहीं होती, भाषा और वाणी से चीजें होती तो किसान हितैषी कहते कहते माला जपते जपते एक 2-3 दशक निकल गए, और आपका रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए कि क्या है। जहाँ जो आपका स्ट्रांग होल्ड है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहीं जनता आपके साथ कितना खड़ी है, वहीं के किसान कितना खड़े हैं, वो आपने देख लिया। उनके चुनाव क्षेत्र जो जाट होमलैंड कहा जाता है, वहाँ के चुनाव परिणाम आपने देख लिए। तो ये जो इस तरह की बातें हैं रोहित जी,
थोड़ा आर यू फखरुद्दीन? अगर तर्क संगत बात करेंगे, तर्क संगत जवाब देंगे तो उसको लोग पसंद भी करेंगे। अगर हम केवल बोलते जाएंगे तो ये बोलना ही कोई उसका एक हमारा धर्म नहीं है। हम तर्क संगत एक दूसरे की बात का जवाब दें, ये तर्क संगत एक दूसरे की बात का जवाब दें, ये तो ठीक लगता है। तो ये मैंने कहा ना कि किसान हितैषी कितने थे, किसानों की बात कितने जवाब दे थे, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ने बताया और मथुरा की जनता ने बताया, बागपत की जनता ने बताया, आपको सब तरफ से जनता ने जवाब दिया है। अरे भाई जनता ने जवाब दिया है। अब आप जो बोलना चाहते हो बोले। जनता ने बताया वो तो ठीक है, पर अब ये बताओ जब सब कुछ जनता ने बता दिया था उसके बाद जनता को लूटने का काम क्यों कर रहे हो? वही तो असली बात है, उसी पे तो आप बात कर रहे हैं। वो ठीक क्यों है? वही तो चर्चा का विषय है। चलने का काम जनता आप अगर जनता आपको स्वीकार नहीं कर रही है तो कहीं न कहीं आप अपनी नीतियों कार्यक्रमों पर झांकिए, आप जिसके साथ खड़े वो देखिए। ये आपको अपनी आत्मसमीक्षा करनी पड़ेगी। संगठन के बतौर भी आपको अपनी अंतर समीक्षा करनी पड़ेगी। आपके मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि अपनी दलाली बंद करो। ये तो आप अपने से पूछिए ना। ठीक है हरीश जी रुकिए, अपने से पूछिए ना। अब रुकिए, मैं फखरू जी के पास चलूंगी, फिर मैं रोहित जी के पास आऊंगी। ठीक है हरीश जी रुकिए। फखरू जी देखिए, जब 22 का चुनाव था तो किसान पूछ लिया, ठीक है आ रही रोहित जी, एक मिनट फखरू जी से सवाल, फिर मैं आपके पास आती हूँ रोहित जी। नहीं चाहते हो? ठीक है रोहित जी रुकिए, रोहित जी मैंने आपसे इतने सवाल पूछे, महंगाई पे पूछा, बिजली बिल पे पूछा, एक मिनट रुकिए, आप उस पे बोलना ही नहीं चाहते। एक बार रुक जाइए रोहित जी, एक मिनट रुक जाइए ना, अभी आती हूँ मैं आपके पास। फखरू जी के पास मैं चलती। फखरू जी देखिए, जब 22 का चुनाव था तो एक बड़ा मोर्चा खड़ा हुआ किसानों के नेता के तौर पर यहाँ पर आरएलडी की तरफ से, और जयंत चौधरी उसका नेतृत्व कर रहे थे। एक बड़े चेहरे के तौर पर वो उभरे इस बार, लेकिन उसके बाद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सबसे ज्यादा इस बार के चुनावों में सीटें जीती, तो बात सच है ना। और इसी के साथ साथ इसमें कोई दुराई नहीं कि आपकी सीटें बढ़ी हैं, और आरएलडी ने भी यहाँ पर अपने 8 विधायक जो हैं विधानसभा पहुंचाए हैं। लेकिन अब वो किसानों का जो मुद्दा है, जिस तरीके से किसान आंदोलन को आगे बढ़ाया, जो कि दिल्ली से शुरू हुआ, धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में भी वो फैलता चला गया, उसकी आवाज विपक्ष ने लगातार उठाई, अब वो आंदोलन भी खत्म हो चुका है। तो ऐसे में किसानों के साथ कैसे खड़े होकर आप अपनी बात को रखेंगे जयंत चौधरी का साथ लेकर, इसके लिए कुछ सोचा है आपने? और क्या क्या चीजें आप सामने रखेंगे जनता के, अब किसानों के हित में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब इस काले कानून को वापस किया था तो अभी कोई गारंटी नहीं है कि इस काले कानून को वापस नहीं लेंगे। जिस तरीके से अभी मामला चल रहा है ज्ञान वापी का, और उसके पीछे देश से कितना गेहूं देश के बाहर भेज दिया गया, जब देश को गेहूं की जरूरत थी, ये देश से छुपा हुआ नहीं। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो समीकरण, आवाज साफ नहीं आ रही, कट कट के आ रही, आवाज नहीं आ पा रही। ठीक है हरीश जी, धीरे बोलूंगा तो सकता है। अरे आपको ना तो विपक्ष की आवाज सुनाई पड़ती है ना जनता की आवाज सुनाई पड़ती है, समस्या तो यही है। मैं कहना चाहता हूँ विपक्ष की आवाज आपको कभी सुनाई सुनाई पड़ती है, जनता की आवाज रोहित जी की आवाज सुनाई पड़ती रोहित जी की आवाज सुनाई पड़ रही है। रोहित जी की सुनाई देगी क्योंकि जयंत चौधरी के लिए दरवाजे आपने खोले थे ना, इसलिए। ठीक है, अभी मेरा सपा से सवाल फखरू जी, जब आपको पूरा आते देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमारी रणनीति की हम सोच रहे थे कि मायावती जी भी घर से बाहर निकलेंगी, वो भी चुनाव लड़ेंगी। उनका 2017 में 22% वोट शेयर था, बहुत कम होगा तो भी वो 16%, 18% लेके आएंगी। लेकिन क्योंकि मायावती जी अपने घर से बाहर नहीं निकली, और ऐसा हम समाजवादियों को, विपक्ष को उम्मीद भी नहीं थी कि मायावती जी घर पे नहीं बैठेंगी, घर पे बैठ जाएंगी तो भारतीय जनता पार्टी से मिल जाएंगी। तो भारतीय जनता पार्टी कैसे जीतती है ये हम जानते हैं। और दूसरी चीज देखिए, ये लोकतंत्र में कोई किसी को नकारता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि मथुरा से वो हार गए, देखिए हारे नहीं है, उनको जनता ने उनको विपक्ष में बैठने के लिए, अगर आपको सत्ता की चाबी दी है तो हमको पहली चाबी दी है, हम आपके पहरा लगा के बैठे जनता के उन मुद्दों के लिए कि जिन मुद्दों पे आप बात नहीं कर रहे हैं। आप बहुत देर से कोई भी बात करना चाहते और आप बात नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जनता के मुद्दे, इसलिए जनता ने हमें इधर बैठाया है कि हम आपसे ये बात करें। दूसरी बात, आप जब लोकतंत्र की और संख्या बल की बात करते हैं तो जो उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, देश के बहुत से प्रदेश हैं जहां पे आपकी संख्या आधी थी, लेकिन आप उसके बावजूद वहां पे मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं। किस तरीके से मुख्यमंत्री बने, किस तरीके से सरकार बनाई। फखरू जी, अभी देखिए सीधे सवाल पर आते हैं
कि जब हम 24 की तैयारी करें, यानी कि जब समाजवादी पार्टी आरएलडी मिलकर 24 पर यहाँ पर नजर बनाए हुए और राज्यसभा में बहुत कुछ सोच समझ कर ये 3 कैंडिडेट भेजे गए हैं, जिससे कपिल सिब्बल भी हैं, जावेद अली भी हैं और इसी के साथ अब जयंत भी हैं। तो अभी सवाल मेरा ये, क्योंकि जयंत चौधरी का फैक्टर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मुसलमान का एक बड़ा फैक्टर था, जिसके बल पर आप वहाँ पर अपनी बात को रखते दिखे थे, आपको भरपूर साथ मिला मुसलमानों का, लेकिन जाटों का साथ बीजेपी को भी मिला। तो मुझे बताइए, अब 24 में जब आपको लड़ना है लोकसभा चुनाव, तो इन बड़े चेहरों को लेकर आपने कुछ प्लानिंग करी? क्योंकि किसान आंदोलन तो खत्म हो चुका है, जब जयंत जैसा बड़ा चेहरा आपके साथ है तो उसको कैसे यूटिलाइज करने के लिए आगे की प्लानिंग है आपकी? देखिए, पहली बात ये कि जाटों ने बहुत बड़ी संख्या में आरएलडी समाजवादी पार्टी गठबंधन को किया था। ये कहना कि वो जाट बैठे और वहां से नकार लिए थे, उसमें सच्चाई नहीं है। हाँ, मायावती जी ने खेल को बिगाड़ा था, लेकिन अब जनता वो मायावती जी की भूमिका उत्तर प्रदेश के चुनाव में समझ चुकी है। इसलिए आने वाले समय में हमने भी अपनी रणनीति को बदला है। हम अपनी रणनीति पे काम कर रहे हैं और जो उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाट, मुस्लिम और दलितों का गठजोड़ है, हम उसको लेके आगे बढ़ने का काम। ठीक है रोहित जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपने भी कुछ सोचा समझा होगा, क्योंकि जयंत भी अगर राज्यसभा गए हैं तो 24 को बहुत कुछ उन्होंने ध्यान में रखा होगा। आपकी तरफ से क्या तैयारी है 24 के लिए, जब राज्यसभा आप जा रहे हैं तो? देखिए शिवांगी जी, हम कई बार क्लियर कर चुके हैं। हम खाली चुनाव के बारे में नहीं सोचते हैं, हम जनता के बारे में सोचते हैं, जनता के मुद्दों के बारे में सोचते हैं, जनता की आवाज के बारे में सोचते हैं। देखिए, आज जनता त्राहिमाम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के बारे में सोचती है। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने 2022 का मैंडेट दिया, उसके बाद इन्होंने 2024 की तैयारी शुरू कर दी। पर ये जनता के जो दर्द है, दुख दर्द है, उस पर ये बात ही नहीं करना चाहते, उसको ये देखना ही नहीं चाहते हैं। वहीं उसके उलट जो विपक्ष है वो पहले जनता के दर्द को प्रायोरिटी देता है कि जनता के दर्द को कैसे कम किया जाए, जनता की जो समस्याएं हैं उसको कैसे उसका निवारण किया जाए और कैसे सरकार तक अपनी भूमिका को अच्छी तरीके से निभाते हुए, जो विपक्ष की भूमिका जनता ने हमें दी है कि सरकार से सवाल पूछने की, हम उस पर निरंतर इनसे सवाल करते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी उन सवालों को नकार के कहीं ना कहीं विपक्ष को डिवाइड एंड रूल के तहत कहीं ना कहीं तोड़फोड़ करना चाहती है। पर स्थिति यही है। देखिए, 2024 के अंदर जनता खुद देख रही है भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से उनका अनादर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उनके मुद्दों को अनदेखा अनसुना कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उनके मुद्दों पे बात तक नहीं करना चाहती है। उसकी जगह वो धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे और कहीं ना कहीं देश के अंदर आपसी सौहार्द को बर्बाद करके ये सत्ता में बना रहना चाहते हैं। तो जनता खुद इनको जवाब देगी 2024 के अंदर। और माननीय जयंत चौधरी जी एक अच्छे पढ़े लिखे विजन वाले नेता हैं, जो कि अच्छी सोच रखते हैं, जनता के प्रति दर्द रखते हैं और किसानों का उनके प्रति एक अलग ही स्नेह है और किसानों का विश्वास है माननीय जयंत चौधरी जी के प्रति। तो माननीय जयंत चौधरी जी अब राज्यसभा के अंदर जो किसानों के मुद्दे हैं उसको कहीं ना कहीं आवाज देंगे, उनको बुलंद करेंगे। देखिए, गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं हो रहा पश्चिम उत्तर प्रदेश में, इस बार जयंत चौधरी बड़ा चेहरा, आलू किसानों को एमएसपी बड़ा के अंदर चेहरा लाना उभर कर इसलिए भी सामने आए क्योंकि किसान आंदोलन जो चल रहा था वो एक अहम फैक्टर निभा रहा था और वो 3 काले कानून कह कहकर विपक्ष जो है वो किसानों के बीच गया और आप भी गए बीच में। लेकिन अभी फिलहाल अब वो मुद्दा नहीं होगा 24 में, अब और नए मुद्दे तब तक खड़े होंगे किसानों के लिए। आपको कुछ और सोचना होगा। तो आप कैसे आप बीजेपी के खिलाफ एक किसानों को लेकर जो नाराजगी लोगों के बीच में वो कैसे सामने लाएंगे, कैसे, किन बातों को? देखिए हमने आपको फिर से ये चीज कही कि हमारा जो मुद्दा है वो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। देखिए, 3 काले कानून सरकार लेके आई थी उद्योगपतियों के हक में, हमने उसको वापस करवाया। सरकार ने खुद माना कि वो काले थे, जिसकी ये पैरवी करते रहे थे साल भर। अब उसी के तहत उसी काले कानूनों के साथ साथ हमारी एक और मांग थी कि एमएसपी की गारंटी की जाए, कि मिनिमम एमएसपी कम से कम सुनिश्चित की जाए। तो अब उस मुद्दे को लेके हम आगे बढ़ेंगे और हम सरकार से मांग करते हैं कि किसानों को कम से कम मिनिमम जो एमएसपी है 24 के लिए और राज्यसभा के चुनावों के लिए आप निपटने के लिए तैयार हैं? जैन से और सपा के इस गठजोड़ से कितना तैयार आप हैं? 10 सेकंड में अपनी बात को पूरा कीजिएगा। बिल्कुल, मैं तो हमारा नेतृत्व और हमारा संगठन पूरी तैयार है। हम तो सबके साथ, सबके विकास, सबके प्रयास को लेकर के जनता जनार्दन के बीच जाएंगे। हम जात पात की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति से अलग हट करके देश की राजनीति करते हैं, राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं और जन जन के कल्याण की राजनीति करते हैं।
उसी मुद्दे को लेकर के हम 2024 में भी जनता जनार्दन के बीच में ठीक जाएंगे। है, और बहुत बहुत जनता शुक्रिया जनार्दन आप सभी खास अपना मेहमानों का विश्वास इस चर्चा में बहुत जुड़ने के लिए। तो राज्यसभा के लिए समाजवादी पार्टी के 3 कैंडिडेट जो हैं, हालांकि कपिल सिब्बल समर्थन में, लेकिन वो भी अब स्पष्ट हो चुका है कि उनका समर्थन पाकर जा रहे हैं राज्यसभा। और बीजेपी अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही है, लेकिन राज्यसभा की ये सीटें 24 में कैसे किसको फायदा देंगी, इस पर सबकी नजर रहेगी। धन्यवाद।